हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो आप लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिकली जिसमें आप पढ़ रहे थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है, पोषण और उसके प्रकार के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोगों ने पौधों में जो पोषण पढ़ा था उसके बारे में बात की थी। अब पौधों से आगे निकल के आते हैं तो हम देखेंगे कि जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है, क्योंकि जंतु भी एक तरीके से क्या है, जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। वहाँ भी लाइफ है, जैसे पौधों में लाइफ वैसे जंतुओं में भी लाइफ होती है, बट पोषण जो है दोनों का अलग अलग है। हम पौधों में बात करते थे कि वो स्वापोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जंतुओं में क्या है कि वो स्वापोषी नहीं है, उन्हें जो भी भोजन चाहिए वो ऑलरेडी किसी दूसरी बॉडी से चाहिए होता है। वो प्लांट की बॉडी से फूड लेते हैं, वे दूसरे छोटे जो है अलग जो जंतु होते हैं उनसे भोजन ले सकते हैं। तो जंतुओं का जो भोजन है, उनका जो कह सकते हो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो पोषण का तरीका है वो अलग है। तो आप ये कह सकते हैं कि जंतुओं में जो पोषण होता है वो कैसा होता है, वो विषमपोषी होता है, ठीक है। तो विषमपोषी में आपने भी कई सारे तरीके पढ़े हैं, परपोषी है और उसके बाद में परजीवी है ना, समपोषी पोषण है, सहजीवन है, ऐसे और भी टाइप्स ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। तो जंतुओं में पोषण में सबसे पहले आप ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से जंतुओं के बारे में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सारे जितने भी जंतु होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम जो भी आप कह सकते हैं, मानव भी जंतु की ही कैटेगरी में आता है। तो हमारे अंदर भी पोषण किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण और उसका क्या तरीका है, कि जंतुओं में पोषण में क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो जंतुओं में पोषण का तरीका क्या है, यहां पर जंतु नॉर्मली जो आप देखोगे वो क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं। जंतु सारे क्या होते हैं, परपोषी, किसी दूसरे शरीर से वो भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। खुद अपना भोजन तो बनाते नहीं है, परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। किसी दूसरे जानवरों पर निर्भर होंगे, किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होंगे। बड़ा जीव है, बड़ा जंतु है, तो वो छोटे जंतु पर निर्भर होगा, ठीक है। ये मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी मतलब मरी हुई चीजों से भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी दूसरे के शरीर पर रहेंगे, किसी दूसरे पौधे पर रहेंगे, वहां से भोजन ग्रहण करेंगे। या प्राणिसम। प्राणिसम मतलब जैसे मानव में जो पोषण होता है वो प्राणिसम होता है। भोजन को जटिल तरीके से ग्रहण करेंगे और फिर उसे पाचन के माध्यम से क्या करेंगे, सरल भाग में या सरल भोजन में उसे बदल देंगे। तो टोटल ये है कि जंतुओं में जो पोषण है उसके कई तरीके हैं। जंतुओं में मृतजीवी भी आएगा, जंतुओं में परजीवी भी होगा और जंतुओं में प्राणिसम पोषण भी होगा। तो ये सब कह सकते हो कि प्रकार हैं, जंतुओं में पोषण के प्रकार के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। तो विषमपोषी पोषण के प्रकार जो होते हैं वो जंतुओं में पोषण के भी प्रकार के रूप में लिए जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम देखें नेक्स्ट, तो क्या है कि जैसे हम एक सरल जंतु की बात करें, सबसे छोटा और सबसे सूक्ष्म जो होता है कह सकते हो कि जंतु है, अमीबा की बात करें अगर हम, तो अमीबा के अंदर भी जो पोषण का तरीका है, अमीबा भी क्या है, एक जंतु है। अमीबा आपको कहाँ मिलेगा, अमीबा फ्रेश वाटर में मिल सकता है। बहुत कह सकते हो कि ये छोटा सा जंतु है, माइक्रोस्कोपिक जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। नेकेड आई से हम अपने आंखों से उनको देख नहीं सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी अमीबा को देखने के लिए। तो अमीबा में पोषण किस तरीके का होता है, अमीबा जो एक तरीके का क्या है, सूक्ष्म जीव है, जंतु है, उसके अंदर जो पोषण होता है वो सरल प्राणिसम पोषण है। यही प्राणिसम पोषण जो हम लोगों में भी होता है। पूरा जो भोजन है
वो जटिल फॉर्म में लेते हैं, फिर उसे पचाते हैं। ऐसे ही अमीबा भी क्या करता है, अपना भोजन लेगा, जटिल फॉर्म में वो भोजन होगा, फिर उसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उसको पचाएगा। जब वो पच जाएगा, फिर उसमें से जो लाभदायक चीजें हैं वो आप जो अमीबा का शरीर है वो उसको क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। बाकी जो अपशिष्ट होंगे, जो हानिकारक पदार्थ होंगे, वो सारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर सरल प्राणी संपोषी कौन है, अमीबा है। इसके अंदर जो भोजन है वो कहां से आता है, कैसे वो ग्रहण करता है, तो इसके पास होते हैं कूट पदों द्वारा। कूट पद क्या होते हैं, अमीबा का जो अगर आप देखोगे उसका शरीर इर्रेगुलर होता है, कैसे भी आप बना सकते हो। ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका शरीर है, तो उसको कैसे भी बना सकते हैं। तो यहीं पर ये इसके शरीर से कूट पद बनते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अमीबा का शरीर इस तरीके से ऐसे यहां पर फोल्ड हो जाएगा, और ये जो बन रहा है किसी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे हाथ में हम अपना हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे अमीबा भी चीजों को पकड़ने के लिए ये यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को बोलते हैं कूट पद। क्या बोलेंगे, कूट पद बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से ये अपने भोजन को पकड़ता है। तो कूट पदों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए कोई बाहर भोजन अगर है यहां पर, तो ये भोजन यहां से अंदर आ जाएगा, कूट पद के उस हेल्प से उसको क्या कर लिया, उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब जब भोजन अंदर आ जाएगा फिर क्या करेगा, इसमें जो भी पोषण होता है, अमीबा के अंदर जो पोषण होता है वो क्या क्या हो सकता है उसमें, अंतग्रहण। सबसे पहले भोजन को क्या किया, पकड़ लिया, फिर पाचन, भोजन को ग्रहण कर लिया, फिर क्या किया, उसको पचाया, फिर उसका क्या करेंगे, बहिष्करण। बहिष्करण किसका होगा, जो नहीं पचेगा। जो पच जाएगा वो शरीर के अंदर उसका उपयोग हो जाएगा, और जो नहीं पचेगा उसका क्या होगा, उसका होगा बहिष्करण, वो शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो अमीबा के अंदर जो पोषण का तरीका है वो प्राणी संपोषण है। अमीबा क्या करता है, कूट पदों द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा के अंदर जो भी भोजन ग्रहण होता है उसमें 3 क्या होते हैं, चरण होते हैं। पहला, भोजन को अंतग्रहण, भोजन को ग्रहण किया, भोजन को क्या करेगा, पचाएगा, उसके बाद उसका जो पचेगा नहीं उसका बहिष्करण हो जाएगा। ऐसे भी 2 चरण और होते हैं। तो टोटल 5 चरणों के अंदर अमीबा का पूरा जो पाचन है वो समझा जा सकता है। तो अभी हम एक चित्र के थ्रू यहां पर देखेंगे कि अमीबा के अंदर पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, कि अमीबा अपना भोजन किस तरीके से पचाता है, उसमें तरीका क्या है कि अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण, इसका भी हम आगे डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी जो कह सकते हो वर्णन आगे होगा कि अंतग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, बहिष्करण कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें अगर, तो ये अमीबा का एक चित्र दिखाया गया है। इसमें ये अमीबा है, यहाँ जो हमने बनाया था यही इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। ये अमीबा है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक है। ये मान लीजिए कोई खाद्य कण है, कोई भोजन है जिसको वो खाना चाह रहा है। ठीक है, ये खाद्य कण है, इसको वो ग्रहण करना चाह रहा है, तो क्या होंगे, इसके पास ये कूटपाद देखो बन रहे हैं, ये देख रहे हो, ये दोनों क्या हैं, कूटपाद हैं। इसे से वो अपने भोजन को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, फिर उसको धीरे धीरे ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद इसके अंदर क्या बन जाएगी, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। जब भी ये भोजन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका बनने से उसी के अंदर वो सारा भोजन जो है उसको क्या करती है, वहां पर जमा कर लेती हैं, और फिर उसके बाद में फिर उसको पचाना शुरू करती है, उसका पाचन होता है। तो अमीबा में इस तरीके से पोषण को हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले अमीबा का ये शरीर है, ये अमीबा है, ये खाद्य कण है, इसको ये क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण किससे करता है, कूटपाद से। कूटपाद के बाद भोजन जब अच्छे से ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वहां पे खाद्य रिक्तिका बनती है। उसी खाद्य रिक्तिका के अंदर आपका जो भोजन है वो धीरे धीरे वहां पर जो भी पाचक रस होते हैं उस अमीबा के शरीर में, वो उसको धीरे धीरे पचा देते हैं। पचने के बाद जो चीजें नहीं पचती हैं उसका बहिष्करण कर देते हैं, और जो पच जाती हैं वो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से अमीबा के शरीर में क्या होता है, पोषण होता है। अमीबा के अंदर पोषण के बाद यहां पर जो आपने देखे कि कौन कौन से चरण हैं, अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया और बहिष्करण दिखाने के लिए। आगे यहां पर एक चीज और देखिए कि जब भी वो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ये देखिए स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब जो कूटपाद आप देखते हैं वो यहां पर कूटपाद बनते हैं, अलग अलग तरीके के ये यहां पर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये कूटपाद दिख रहा है, ये यहां पर ऐसा है और ये इधर दिख रहा है। इसके अंदर ये फूड को कैच कर रहा है और यहां पर इसका सारा जो भोजन है वो आकर के जमा हो रहा है। तो भोजन बाहर से पहले अंदर आता है, उसको पचाते हैं, पचाने के बाद जब वो पच जाता है तो बाकी जो पचा हुआ है वो शरीर में यूज हो जाता है और जो नहीं पचता है वो दोबारा फिर से कूटपाद के द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा के अंदर पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उसके अंदर जो पोषण का तरीका है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। समझ गए ना। तो अमीबा में पाचन अगर आप समझ लेंगे, केवल अमीबा के अंदर ही नहीं, उसी तरीके से मानव के अंदर भी जो है क्या होता है, पोषण होता है। जैसा अमीबा में है वैसे ही मानव में है। बस अमीबा क्या है, अमीबा सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जंतु है और हम लोग क्या है, बहुकोशीय जंतु हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अमीबा में केवल एक कोशिका है, लेकिन जो तरीका है भोजन को ग्रहण करके और उसे पचाने का, सेम वही तरीका मानव के शरीर में भी होता है। तो यहां पर आपने देखा कि अमीबा जो एक तरीके का जंतु है, उसके अंदर पोषण का तरीका क्या है, पोषण का तरीका है विषमपोषी। वो बाहर से भोजन लेता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जो भी भोजन है उसे कूटपादों से वो ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसे पचाता है, पचाने के बाद जो नहीं पचता है उसका बहिष्करण कर दिया जाता है। तो इतने सारे चरण यहां पर होते हैं, जिसके बाद जो अमीबा का जो पोषण है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है ना, समझ गए। तो जैसे अमीबा में है उसी तरीके से हम मानव में पढ़ेंगे और उसी तरीके से बाकी जितने भी जंतु हैं उन सब में इसी तरीके का जो कह सकते हो पाचन है वो मिलनी होता है। ठीक है, अब यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस तरीके से होता है। अमीबा में आपने देखा, अब यहां पे मानव को हम देखते हैं। देखिए, अब हम अमीबा को अगर हम मानव से कंपेयर कराएं तो मानव में जो पोषण है, देखिए यहां पर मान लीजिए ये तो मानव है, इधर हम ले लेते हैं अमीबा। यहां पर क्या है, अमीबा। मानव में पोषण जो था वो कैसा है, विषमपोषी। कैसा है, विषमपोषी। यहां भी यही है, विषमपोषी ही है। विषमपोषी पोषण जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, आपने अभी पढ़ा है। वो परजीवी हो सकता है, ठीक, वो मृत जीवी हो सकता है, वो सहजीवन हो सकता है, सहजीवी हो सकता है, और वो प्राणी सम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो प्राणी सम पोषण है ये कहां होता है, ये अमीबा में होता है और यही मानव में होता है। प्राणी सम पोषण का जो तरीका है ये कहां होता है, अमीबा में भी होता है और मानव में भी होता है। प्राणी सम पोषण जो है वो विभिन्न चरणों में पूर्ण होता है। कई सारे चरण है। पहला चरण जैसे क्या है, अंतःग्रहण। भोजन को ग्रहण करेंगे, मुंह के थ्रू भोजन को ग्रहण करेंगे। अमीबा भी कूटपादों से पहले भोजन का क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण करने के बाद, भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं आप, उसका पाचन करते हैं। अमीबा भी उसका पाचन करता है। ठीक, पाचन करने के बाद फिर वहां पर क्या होता है, पाचन हो जाएगा, फिर उसका होगा अवशोषण। यहां पे क्या होगा, अवशोषण। उसे अवशोषित किया जाएगा। हमारा शरीर भोजन के पचे हुए चीजों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जमा करेगा शरीर में। जमा करने के बाद ये काम अमीबा के भी बॉडी शरीर में होता है। उसके बाद होगा स्वांगीकरण। उसके बाद क्या होगा,
स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, जो चीजें पची हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो शरीर में उपयोग हो जाएंगी, उससे ऊर्जा बनेगी, शरीर के अंदर का विकास होगा, शरीर में वृद्धि होगी, शरीर धीरे धीरे क्या करेगा, विकसित होता जाएगा। और जो स्वांगीकरण के बाद जो नहीं पचा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उसका बहिष्करण हो जाएगा, वो शरीर के बाहर चले जाएंगे। तो प्राणी संपोषण में ये 5 चरण होते हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। यही 5 चरण अमीबा में भी होते हैं और यही 5 चरण जो है वो मानव में भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जिस तरीके का पोषण अमीबा में होता है उसी तरीके का पोषण मानव में भी होता है। बस अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशीय जंतु है और मानव बहुकोशीय जंतु होते हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि मानव के अंदर जो भी पोषण हो रहा है उसमें कौन कौन से अंग हैं, उसमें कौन कौन से पाचक रस हैं और अमीबा से वो किस तरीके से अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहां पर। तो अब बात करते हैं कि मानव के अंदर हम पोषण की बात करें तो मानव भाई एक तरीके का उच्च प्राणी है। मनुष्य जो होता है वो उच्च श्रेणी का जंतु है। अगर किसी मनुष्य को जंतु कह देते हो, जानवर कह देते हो तो वो बुरा मान जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मनुष्य है वो उच्च श्रेणी का क्या है, जानवर है, उच्च श्रेणी का क्या है, जंतु है। भोजन के पाचन के लिए मनुष्य के अंदर भी जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए वहां क्या होते हैं, वहां अंग होते हैं, अलग अलग तरीके के अंग हैं जिसे आप क्या कहते हैं, आहार नाल। मतलब मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए जो भी अंग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल के अंदर ही तो आप आहार लेते हो, आहार मतलब भोजन। तो जो भी भोजन आप ग्रहण करेंगे, जो आहार आप ग्रहण करेंगे वो जाएगा कहां, मुंह से जो नीचे जाता है भोजन वो आहार नाल में जाता है। यहां जो भी सिस्टम है, यहां जो भी अंग हैं वो सब आहार नाल के ही क्या हैं, भाग हैं। ठीक है, तो मनुष्य में आहार नाल होता है, उसी आहार नाल के अंदर सारा भोजन जो है वो पचाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखते हैं कि जो आहार नाल है, यहां जो भी आहार नाल है मनुष्य के अंदर, इस आहार नाल में क्या क्या होता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के आहार नाल में क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां। इसी पाचक ग्रंथियों से पाचक रस निकलता है। ये पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं, यहां से निकलता है पाचक रस। ये पाचक रस क्या करता है, ये भोजन को पचाता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां होती हैं और पाचन क्रिया मिल करके पाचन तंत्र। तो पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं, आहार नाल तो है ही है, उसके साथ साथ पाचक ग्रंथियां हैं और क्या है, पाचन क्रिया। ये सब मिल करके क्या बनाती हैं, पाचन तंत्र बनाती हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मानव शरीर में एक पूरा पाचन तंत्र होता है जिसमें भोजन पचाया जाता है। अमीबा के शरीर में पाचन तंत्र नहीं था, है ना, अमीबा के शरीर में पाचन तंत्र नहीं था। देखिए, तंत्र हमेशा वहां होता है जहां बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगर कोई जीव एक कोशीय है तो वहां पर तंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कोशिकाएं मिलके ही क्या बनाती हैं, ऊतक, और ऊतक से बनकर के फिर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर के पूरा तंत्र बनता है। तो तंत्र जब नहीं होंगे इसका मतलब है कि वो एक कोशीय जीव है। अगर बहुकोशीय जीव होंगे तो उसके अंदर तंत्र मिलेंगे, उसके अंदर पूरा सिस्टम होगा। तो मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहां पर आहार नाल होती हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं और पाचन क्रियाएं होती हैं। ये सब मिल करके मनुष्य के भोजन को पचाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे क्या है, आगे दिखाया जा रहा है कि जो मनुष्य का आहार नाल है, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं वहां पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर पाचन क्रिया है, जो पाचन तंत्र है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या आता है ये सब आपके शरीर में है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मानव का जो पाचन
पाचक नाल है, या जिसे आप क्या कह सकते हो आहार नाल, ये सब कई सारे नाम हैं। आहार नाल कहो, पाचक नाल कहो, वो सारी चीजें एक ही हैं। तो जो भी आहार नाल है या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हो, वो लगभग कितनी लंबी होती है? वो 25 से 30 फुट लंबी है। कितनी है? 25 से 30 फुट, बहुत लंबी है, लेकिन बहुत सारी फोल्डेड है वो, तो इतना आपको दिखता नहीं है कहां पर है, हालांकि वो लंबाई उसकी बहुत सारी है। तो 25 से 30 फुट लंबी नाल है जो मुंह से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? मुंह से। मुंह से शुरू होती है और मलाशय तक चलती है, गुदा तक होती है, माउथ से लेकर के और एनस तक, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक ये जो सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आहार नाल, जो मुंह से शुरू होता है और मलाशय या गुदा तक जाता है, जिसकी लंबाई 25 से 30 क्या है? फुट लंबी है, काफी लंबी होती है, जिसमें आपका भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और पचाया जाता है। और इसके बाद यहां पर जो लंबाई आपने देख ली, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि विस्तृत है। यह एक संतत लंबी नली है। संतत मतलब सीधी है, ठीक है, यहां से सीधी जाती है, यहां पेट होता है, इधर जो आपका यकृत है, उसके बाद फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे इस पूरी आहार नाल में मुंह से शुरू होता है, कोई भी जो भोजन है वो क्या होगा उसका? आहार नाल। मुंह में प्रविष्ट होने के पश्चात ग्रास नाल, यहां से ग्रास नली जो होती है जिससे भोजन नीचे जाता है, अमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, ये सारे क्या हैं? आहार नाल के ही अंग हैं। पहले मुंह हो गया, फिर ग्रसनी हो गई, उसके बाद फिर अमाशय हो गया, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय, ये सारे जो अंग हैं वो किसके अंग हैं? आहार नाल के। इसी आहार नाल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे अंग होते हैं, जो पूरा मिल करके एक भोजन पाचन के लिए एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, एक पाचन तंत्र बनता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आहार नाल के अंगों के नाम लिखिए या पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? मुंह लिखेंगे पहले, दूसरा ये जो ग्रसनी होती है, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद फिर क्या होगा? अग्नाशय होगा, ठीक, फिर गुदा। तो ये पूरा सिस्टम जो है, जो भी अंग हैं, वो आहार नाल के ही अंग माने जाते हैं, और यही आप जनरली क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, उसकी लंबाई क्या है और कौन कौन से वहां पर अंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो भी पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जो भी भोजन है वो किस तरीके से पचता है, तो देखिए आप जनरली देखोगे तो मानव के अंदर जो भी पोषण होता है, पोषण के बाद जो भोजन शरीर में आता है उसका पाचन अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के पाचक रस होते हैं। तो जिस तरीके का पाचक रस होगा उसी तरीके से भोजन को क्या किया जाएगा? पचाया जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी पाचक रस हैं उनका क्या मतलब है। यहां देखोगे तो पाचन वो क्रिया है जिसमें भोजन के जो बड़े अणु हैं, मान लीजिए भोजन का बड़ा अणु, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? ये भोजन का बड़ा अणु है, ठीक है, सबसे बड़ा जटिल अणु माना जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मान लीजिए, प्रोटीन भी क्या है? ये जटिल पदार्थ है, ठीक है। अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को पचा दोगे, जब ये पचेगा तो क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बन जाएगा, ये ग्लूकोज में बदल जाएगा। प्रोटीन जब पचेगी तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन जब पचती है तो अमीनो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बन जाते हैं, ये इसमें टूट जाता है। तो जटिल से सरल में बदल जाता है। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन। समझ गए ना? जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या है? पाचन है। आप क्या करते हो? आप रोटी खा लेते हो, आप चावल खा लेते हो, फिर वो पूरा पच जाता है। तो रोटी चावल जो खा रहे हो उसमें है क्या? कार्बोहाइड्रेट है।
जो आप दाल खा रहे हो उसमें क्या है, प्रोटीन है। ये सब पच करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड बनते हैं। ये ग्लूकोज क्या देता है, ऊर्जा देता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये शरीर के अंदर प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं, जिससे आपके शरीर वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, तो पाचन मतलब क्या है, जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना। ठीक है, जब पाचन हो जाएगा फिर क्या होगा, उसके बाद जो भी भोजन टूट जाता है उसका क्या होता है, अवशोषित हो सके। मतलब इतना छोटा कर दो भोजन को, जटिल भोजन को इतना छोटा कर दो कि वो आसानी से अवशोषित हो सके, उसका एक एक पार्ट शरीर के अंदर यूज हो सके, तब हम उसे क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। अब ये जो पाचन है ये दो तरीके से होता है। पहला होता है बाह्य कोशीय पाचन। बाह्य कोशीय मतलब जैसे मान लो ये कोशिका है, ये सेल है, तो सेल के बाहर अगर होगा पाचन तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोशीय। इसके अंदर होगा तो क्या बोलोगे, अंतःकोशीय पाचन। तो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर अमीबा, अंतःकोशीय में कौन आता है, अमीबा। अमीबा में भोजन कहां पचता है, कोशिका के अंदर, और हम लोगों में कहां होता है, कोशिका के बाहर। मानव में कोशिका के बाहर जो है पाचन होता है। ठीक है ना, भोजन कहां पचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पचता है, आपके पेट में जो आमाशय है वहां पे भोजन पचता है। तो कोशिका के बाहर भोजन पचता है। तो बाह्य कोशिकीय में मानव आता है, अंतःकोशीय में अमीबा आता है। ठीक है, तो पाचन क्रिया का मतलब है जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना। तोड़ने के बाद इतना तोड़ देना, इतना छोटा बना देना कि वो आसानी से अवशोषित हो जाए। अवशोषित होने के बाद पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। अब ये जो पाचन क्रिया है वो दो तरीके के है, एक है बाह्य कोशिकीय, एक है अंतःकोशिकीय। अगर कोशिका के बाहर हो रही है तो बाह्य कोशिका, जैसे मानव। कोशिका के अंदर हो रही है तो अंतःकोशिकीय पाचन, जैसे अमीबा। समझ गए ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी बाह्य कोशीय पाचन है या जो अंतःकोशीय पाचन है, इसके अंतर में आपने देखा कि मानव आता है बाह्य कोशीय में और अमीबा आता है अंतःकोशीय। इसके बाद जो भी चीजें आती हैं कि बाह्य कोशिकीय पाचन की परिभाषा बताई गई है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीजें यहां पर निकल के आएगी। क्या आएगा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि बाह्य कोशिकीय में जब भोजन का पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बाह्य कोशीय। बाह्य कोशीय का उदाहरण यहां पे लिख सकते हो, मानव लिख देना। ठीक है, यहां पर आप देखिए उदाहरण में कौन आ रहा, मनुष्य, मछली, मेढक, मतलब गाय, भैंस, ये सब लिख सकते हो यहां पर। वो सब किसके हैं, वो बाह्य कोशीय हैं। क्या है, बाह्य कोशीय। उसके बाद जो अंतःकोशीय है, अंतःकोशीय क्या है कि जब भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है तो उसे अंतःकोशीय कहते हैं। सीधी सी बात है। कोशिका के अंदर में कौन आएगा, अमीबा, पैरामीशियम, क्योंकि बेटा ये सब एक कोशीय है। क्या है, एक कोशीय है। तो यहां आप देखोगे तो इनका भोजन जो है कोशिका के अंदर, भोजन यहां आ जाएगा, भोजन का पाचन यहां पर होगा। और बाह्य कोशिका में क्या होता है, बाह्य में क्या है, जो आहार नाल है यहां पर भोजन पचता है। यहां आहार नाल है ही नहीं है, अंतःकोशीय में आहार नाल होती ही नहीं है। तो जो भी पाचन होगा वो कहां होगा, कोशिका के अंदर होगा। यहां पर आहार नाल है तो सारा भोजन यहां पचता है। उसके बाद में इसका अवशोषण होता है। ये सब क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो बाह्य के उदाहरण मनुष्य, मछली, मेढक, गाय, भैंस, ये सब। और अंतःकोशीय में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशीय जो जंतु हैं, वो सब इसके उदाहरण माने गए।